दोस्तों, आज हम आपके सामने उपस्थित हैं एक नया टॉपिक लेकर। देखिए, हम लोग जो इंडियन पॉलिटी कंप्लीट कर रहे हैं, तो इंडियन पॉलिटी में हमने भाग 1 और भाग 2 को अच्छी तरह से एकदम डिटेल के साथ में कंप्लीट कर लिया है। तो अब इस वाले वीडियो में हम लोग संविधान के भाग 3 पर बात करेंगे। किस पर? संविधान के भाग 3 पर। हमारे संविधान का जो भाग 3 है उसमें क्या बताया गया है? उसमें मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। तो जो बेसिकली ये वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग मौलिक अधिकारों का एक सामान्य परिचय जानेंगे कि आखिर मौलिक अधिकार क्या हैं और मौलिक अधिकारों की विशेषताएं क्या हैं, इनके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम लोग समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, इन सभी चीजों को डिटेल के साथ में, एकदम विस्तार के साथ में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए, जो हमारे संविधान का भाग 3 है, कौन सा भाग? भाग 3। तो इसमें मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। यानी कि जो भाग 3 है इसमें फंडामेंटल राइट के बारे में बताया गया है। अच्छा, ये जो मौलिक अधिकार हैं ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो देखिए, ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये प्रेरित है अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से। अमेरिका को हम यूएसए भी बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये यूएसए यानी कि अमेरिका से लिए गए हैं, वहां के संविधान से ये अवतरित किए गए हैं फंडामेंटल राइट जो है। ठीक है, अब देखिए भाग 3 में संविधान की कुल कितने भाग हैं? संविधान में कुल 22 यानी कि 22 भाग हैं, उनमें से तीसरा भाग है। तो इसका भी तो कोई ना कोई आर्टिकल होगा भाग 3 में, क्योंकि देखिए जो भाग 2 था वो था 5 से लेकर 11 आर्टिकल तक, और भाग जो 1 था वो था 1 से लेकर 4, यानी कि 1 से 4 और 5 से 11 तक हम पढ़ चुके हैं। तो अब हम इनको पढ़ना है 12 से लेकर कौन से आर्टिकल तक? 35 तक। तो देखिए, जो भाग 3 में है इनका आर्टिकल यदि देखें तो 12 से लेकर 35 तक में इनको बताया गया है। यानी कि फंडामेंटल राइट्स जो है उसमें कितने आर्टिकल हैं? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं कि 12 से लेकर 35 तक इसमें आर्टिकल आते हैं। तो इतने आर्टिकल को हम लोग एक एक आर्टिकल को डिटेल के साथ में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन हम लोग करेंगे। देखिए, जो संविधान का भाग 3 है, यानी कि जो भाग 3 है, इस भाग को यानी कि भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। आखिर ये मैग्ना कार्टा है क्या? ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है, या फिर संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो कौन से भाग को कहा जाता है? संविधान के भाग 3 को। इस तरह से इसका क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, मैग्ना कार्टा आखिर क्या है? एक्चुअली जो हम लोग यदि हम बात करें मैग्ना कार्टा पर, तो इसकी सबसे पहले उत्पत्ति कहां पर हुई थी मैग्ना कार्टा की? देखिए, इसको सर्वप्रथम इंग्लैंड में इसको इन्वेंट किया गया था। कहां पर? इंग्लैंड में। ठीक है, इसको सबसे पहले इंग्लैंड में इन्वेंट किया गया था। इंग्लैंड में किस राजा ने मैग्ना कार्टा सबसे पहले जारी किया था? उनका नाम था किंग जॉन। जो किंग जॉन राजा थे इंग्लैंड के, उन्होंने इसको सबसे पहले 1215 ईस्वी में इसको जारी किया था। एक्चुअली जो किंग जॉन वहां के राजा थे, ये एक बहुत ही प्रतापी और अत्याचारी शासक थे। यानी कि ये नागरिकों के जो मौलिक अधिकार थे, उनके जो मानव होने के भी अधिकार थे, उन सभी अधिकारों का ये हनन करते थे। इसके कारण क्या हो रहा था कि वहां के जो सामंत थे उस राजा के क्षेत्र के, तो उनको भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो सामंतों ने क्या किया? आपस में मिलकर के किंग जॉन के ऊपर क्या बनाया? दबाव बनाया किंग जॉन के ऊपर। जब किंग जॉन के ऊपर दबाव बनाया, तब दबाव में आकर किंग जॉन ने वहां के सामंतों के लिए अधिकारों का एक लिखित प्रपत्र जारी किया। उसमें जो राजा था उसने अपने आप को संविधान की सीमाओं में बांधने की कोशिश कर दी। ठीक है, यानी कि अब यह हो गया कि राजा भी किसी न किसी सीमा में रहकर लोगों के अधिकारों का हनन करेगा। लेकिन क्योंकि राजा ने जो अधिकारों का प्रपत्र जारी किया था वो वहां के सामंतों को और आम नागरिकों को कुछ अधिकार देता था, यानी कि उन अधिकारों की रक्षा करना राजा का कर्तव्य माना जाएगा इस डेट से। तो ये जो अधिकारों का लिखित प्रपत्र था उसको ही मैग्ना कार्टा
कहा गया। यानी कि जब जब हमारे देश के लोगों को अंग्रेजों की भी यदि बात करें तो उन्होंने जो जो हमारे देश के लोगों को अधिकार दिए तो उनको एक मैग्ना कार्टा से तुलना उसकी की जाती है। तो देखिए एक्चुअल में मैग्ना कार्टा यही है, अधिकारों का एक लिखित प्रपत्र है जिसको सबसे पहले 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा किंग जॉन ने सामंतों के दबाव में आकर जारी किया था। तो इसको आप लोग इसी तरह से लिख सकते हैं, जो मैं बोल रहा हूं उसको आप लिख भी सकते हैं, तो आपका एक बेहतरीन नोट्स तैयार हो सकता है। क्योंकि यदि मैग्ना कार्टा पूछा जाए तो क्या है, तो मैग्ना कार्टा अधिकारों का एक लिखित प्रपत्र है जिसको सबसे पहले इंग्लैंड के राजा किंग जॉन ने 1215 ईस्वी में वहां के सामंतों के दबाव में जारी किया था। ठीक है, तो ये हुआ आपका मैग्ना कार्टा। अब देखिए ये मैग्ना कार्टा आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग देखेंगे संविधान, इसकी मौलिक अधिकारों की कुछ विशेषताएं। देखिए मौलिक अधिकारों की विशेषताएं देखना काफी इंपॉर्टेंट है और यहां से भी क्वेश्चन एक दो बन जाते हैं। देखिए जो सबसे इसकी इंपॉर्टेंट और पहली विशेषता है वो तो ये है कि मौलिक अधिकारों की दो कैटेगरी हैं। मौलिक अधिकारों की कितनी कैटेगरी हैं? जो 12 से 35 तक में बताए गए हैं मौलिक अधिकार, उनकी कितनी कैटेगरी हैं? दो कैटेगरी हैं। पहली कौन सी कैटेगरी है? एक तो वे मौलिक अधिकार हैं, पहले नंबर के वे मौलिक अधिकार हैं जो केवल यहाँ के नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं। यानी कि जो इंडिया का सिटीजन होगा, देखिए जब हम सिटीजन वाला चैप्टर पढ़ा रहे थे तब उसमें बताया था कि नागरिक कौन कहलाते हैं और विदेशी व्यक्ति कौन कहलाते हैं। क्योंकि भारत में दो ही तरह के लोग रहते हैं, एक तो जो भारत के नागरिक है जिनके पास सिटीजनशिप है, और जो नागरिक नहीं है यानी कि जो विदेशी हैं। ठीक है, तो देखिए एक तो मौलिक अधिकारों की कैटेगरी ये है कि जो मौलिक अधिकार केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं। ठीक है, वो है पहली कैटेगरी, जो मौलिक अधिकार केवल नागरिकों के लिए, यहाँ की सिटीजन्स के लिए उपलब्ध हैं। तो देखिए ऐसे कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं जो केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, विदेशियों के लिए नहीं है। नागरिक विदेशी के लिए नहीं है, यहां पर इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं, जो केवल नागरिकों के। तो देखिए इसमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। 15, 16, 19, 29 और 30 इन आर्टिकल्स में यानी कि इन अनुच्छेदों में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो मौलिक अधिकारों का लाभ केवल नागरिक उठा सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि इन आर्टिकल्स में, इन अनुच्छेदों में जो मौलिक अधिकार बताए गए हैं, इन मौलिक अधिकारों का लाभ केवल नागरिकों को मिलेगा, विदेशी व्यक्तियों को नहीं मिलेगा। ठीक, देखिए और दूसरी कैटेगरी कौन सी है मौलिक अधिकारों की? दूसरी कैटेगरी है कि वे मौलिक अधिकार जो नागरिकों को उपलब्ध हैं प्लस विदेशी व्यक्ति सभी के लिए उपलब्ध है, चाहे वो भारत का नागरिक हो या फिर नागरिक ना हो यानी कि विदेशी हो, तो वो सभी के लिए उपलब्ध है। तो ये पूरी कैटेगरी आ जाएगी। केवल इतने आर्टिकल्स को छोड़कर ये जो आर्टिकल हैं, फिर बाकी जितने आर्टिकल बचते हैं भाग 3 के, वो सभी लोगों के लिए उपलब्ध हैं। तो इनको याद रखेंगे तो बाकी जो बचेंगे तो वो उनमें आ जाएंगे, सभी के लिए बाकी जितने बचते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आपको आ चुका होगा। तो पहली विशेषता ये है मौलिक अधिकारों की कि मौलिक अधिकार, कुछ मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए हैं। पहली विशेषता में इसको आप लिख सकते हैं कि कुछ मौलिक अधिकार केवल नागरिकों के लिए हैं, केवल नागरिकों के लिए, और शेष जो हैं वो सभी के लिए हैं। कुछ को छोड़कर जो शेष बचते हैं यानी कि 15, 16, 19, 29 और 30 आर्टिकल को छोड़कर जो बाकी सभी बचते हैं वो सभी लोगों के लिए उपलब्ध हैं। केवल नागरिकों के लिए कौन से हैं वो आपको अभी बताए हैं, जैसे 15, 16, 19, 29 और 30। तो ये पहली इसकी विशेषता है कि मौलिक अधिकारों की दो प्रकार की कैटेगरी होती है। ठीक है, दूसरी विशेषता है मौलिक अधिकारों की कि यह असीमित नहीं है। असीमित नहीं है यानी कि जो मौलिक अधिकार हैं वो असीमित नहीं है। असीमित नहीं होने का मतलब क्या होता है कि इनकी भी कोई ना कोई लिमिट है। यानी कि मौलिक अधिकारों की भी एक लिमिट होती है, यानी कि कोई भी व्यक्ति जिनको मौलिक अधिकार प्राप्त हैं वो अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। ये मतलब लिमिटलेस नहीं है, इनकी भी कोई ना कोई लिमिट है। ठीक है, यानी कि ये असीमित नहीं है, ये भी सीमित हैं, इन पर भी सीमाएं हैं, इन पर भी बाउंड्रीज हैं। तो ये दूसरी विशेषता है मौलिक अधिकारों की। लेकिन देखिए ये वाद योग्य हैं। वाद योग्य हैं। वाद योग्य का मतलब क्या होता है
वाद योग्य का मतलब होता है यहाँ पर, देखिए वाद योग्य का यहाँ पर मतलब होता है कि यदि इनका हनन होता है, यदि मौलिक अधिकारों का हमारे हनन होता है तो हम लोग कहाँ जा सकते हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या फिर चाहे तो हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो मतलब इन पर भी वाद खड़े किए जा सकते हैं, इन पर भी सुप्रीम कोर्ट इनकी रक्षा करेगा। ठीक है, तो ये असीमित नहीं है। देखिए ऐसा तो है नहीं है कि मान लीजिए कि हमको घूमने एवं फिरने की स्वतंत्रता है तो हम लोग घूमने फिरने की स्वतंत्रता को लेकर किसी के बेडरूम में घुस जाएं या किसी के ऐसे संरक्षित क्षेत्रों में चले जाएं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, इन पर भी कुछ ना कुछ सीमाएं इनकी तय की गई हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए कि हमको बोलने की स्वतंत्रता है तो हम लोग किसी को गाली दें, समझ रहे हैं। ठीक है, तो यही है इसका मतलब कि ये असीमित नहीं है। और इसके अलावा जब जब आवश्यक होगा देश में तब तब लोगों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा सरकार के द्वारा। ठीक है, यानी कि मान लीजिए जैसे कि देश में आपातकाल लागू है तब मौलिक अधिकार क्या हो जाएंगे, निलंबित हो जाएंगे कुछ समय के लिए, लेकिन केवल आर्टिकल 20 और 21 जो हैं ये किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं होती हैं। तो इनको याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं होते हैं या किसी भी परिस्थितियों में उनको समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो देखिए इसका ये है कि आर्टिकल 20 और 21 ये कभी भी समाप्त नहीं हो सकती हैं। तो इसको याद रखिए, जब आर्टिकल 20 और 21 पढ़ाएंगे यहाँ पर, अभी तो एकदम डिटेल के साथ में पढ़ाना। ठीक है, तो उनको एकदम डिटेल से बताएंगे कि किस तरह से कौन से आर्टिकल हैं जिनके माध्यम से इन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है मौलिक अधिकारों पर, आपातकाल के लिए कौन से आर्टिकल है, वो सभी चीजें पढ़ाएंगे। पहले केवल ये देख लीजिए कि दूसरी विशेषता है मौलिक अधिकारों की, ये असीमित नहीं है, वाद योग्य है। ये समझ में आ चुका होगा कि असीमित नहीं होने का मतलब क्या होता है। ऐसा नहीं है कि हमें मौलिक अधिकार प्राप्त है तो हम कुछ भी करें। ठीक है, उसकी भी कोई ना कोई लिमिट है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब देखिए तीसरी इसकी विशेषता ये है कि मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट। रक्षक कौन होगा इसका, सुप्रीम कोर्ट। मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट। यानी कि यदि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो हम लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन है, यानी कि भाग 3 का रक्षक कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट है। हाई कोर्ट को भी किसी किसी परिस्थिति में रक्षक कहा जाता है क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं मौलिक अधिकारों की रक्षा ही करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो बेसिकली मौलिक अधिकारों के लिए ही है। ये मौलिक अधिकारों से संबंधित केस की सुनवाई बहुत ही जल्दी करता है। तो ये मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन कहलाएगा, सुप्रीम कोर्ट। इसकी चौथी विशेषता और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट विशेषता है, ये चौथी विशेषता जो हम लोग बता रहे हैं। देखिए चौथी विशेषता है कि संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार है। यानी कि किसको इनमें संशोधन करने का अधिकार है, संसद को। संशोधन करने का अधिकार किसको, मौलिक अधिकार में, संसद को। यानी कि संसद यदि चाहे तो मौलिक अधिकारों में आवश्यक संशोधन कर सकती है। लेकिन यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको हम बताएंगे, यहां पर ये एग्जाम में पूछी जा सकती है बिल्कुल, और बहुत सी बार पूछी गई है। देखिए यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज चौथी विशेषता है जो मौलिक अधिकारों को इससे संबंधित है। देखिए चौथी विशेषता में क्या है कि संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार है। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखिए कि संसद, ऐसा तो है नहीं कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के चलते किसी मौलिक अधिकार को ही समाप्त कर दे। मान लीजिए कि संसद को अधिकार है कि संशोधन कर सकती है मौलिक अधिकारों में, तो यदि मान लीजिए कि संसद चाहे कि हमको समानता के अधिकार को संशोधित करना है या फिर स्वतंत्रता के अधिकार को खत्म करना है, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो इसीलिए देखिए संसद पर भी एक लिमिट लगी है, संसद भी बाध्य है। यानी कि संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन संसद ऐसा नहीं कर सकती कि किसी मौलिक अधिकार को ही समाप्त कर दे, या फिर संसद मौलिक अधिकारों में कोई ऐसा संशोधन कर दे कि जिससे कि संविधान का पूरा स्ट्रक्चर, संविधान की पूरी संरचना ही बदल जाए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। देखिए संशोधन कर सकती है, लेकिन मूलभूत संरचना जो है, यानी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है वो इफेक्टेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन उसके संशोधन से कोई भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए कि जिससे संविधान की जो मूल भावना है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मूलभूत संरचना है, वो ही चेंज हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि संसद स्वतंत्रता के अधिकार को खत्म कर दे, घूमने फिरने की आजादी खत्म कर दे। वो किसी परिस्थिति में विशेष में करती है तो वो बात अलग है। ठीक है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं कर सकती है। तो देखिए इसके लिए बहुत ही ज्यादा विवाद हुआ था सुप्रीम कोर्ट में।
एक केस जो था वो बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत एक केस में आया था। एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से केस में, निम्नलिखित में से कौन से केस में बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया गया था, यानी कि मूलभूत संरचना का सिद्धांत दिया गया था। तो उस केस का नाम क्या है? केशवानंद, केशवानंद भारती वर्सेस केरला स्टेट, केशवानंद भारती वर्सेस केरला स्टेट। तो ये एक वाद था, ये एक केस था जो कि केरल के हाई कोर्ट में दायर किया गया था केशवानंद भारती के द्वारा। देखिए केशवानंद भारती, इसको समझ लीजिए, केशवानंद भारती कौन है? केशवानंद भारती एक्चुअली ये केरल में वहां पर एक आदि शंकराचार्य की जो प्रथा है उस प्रथा के अनुसार वहां पर एक शैव मठ था, यानी कि शैव धर्म से संबंधित मठ था। ठीक है, तो उस मठ के ये मुखिया थे। ठीक है, तो जो भी व्यक्ति उस मठ का मुखिया होता है उसको शंकराचार्य की उपाधि दी जाती है। तो इनको हम क्या बोल सकते हैं? इनको हम केरल के शंकराचार्य भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये एक वहां पर जो मठ था उस मठ के मुखिया थे। वो मठ किस धर्म का था? शैव धर्म के मठ होते हैं। ठीक है, तो उसके मुखिया थे। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि 1973 में केस आया था। ठीक है, 1973 में इस केस का डिसीजन आया था। 24 अप्रैल 1973 में इस केस का डिसीजन दिया गया था। तो जो केशवानंद भारती थे वो एक मठ के मुखिया थे। तो उस मठ के अंतर्गत लगभग हजारों एकड़ जमीन थी। कितनी एकड़ जमीन थी? हजारों एकड़। उस मतलब थोड़ी बहुत नहीं थी, बहुत सारी जमीन थी, हजारों एकड़ जमीन थी। ठीक है, 1000 लगभग 1500 की समथिंग एकड़ की जमीन थी वहां पर। तो उस पूरी जमीन के मालिक कौन थे? केशवानंद भारती, क्योंकि वो पूरी मठ की एक शैव धर्म की जमीन थी और यही मुखिया थे। तो यही मुख्य रूप से उस जमीन के मालिक कहलाते थे। तो एक्चुअली हुआ क्या कि उस टाइम पर 1973 के पहले सरकार में, भारत सरकार जो थी वो भूमि सुधार कर रही थी। भारत सरकार क्या कर रही थी? भूमि सुधार, यानी कि जिसके पास भूमि ज्यादा है तो उसकी भूमि हड़प करके गरीबों में बांटी जाए, उसकी भूमि नीलामी उसकी भूमि कर ली जाती थी और उसके पास कुछ लिमिट की भूमि रखी जाती थी ताकि ये भूमि का जो संतुलन है वो ठीक तरह से बन जाए। तो इस कारण से जो भूमि सुधार चल रहा था सरकार का अभियान, तो उसकी वजह से जो केशवानंद भारती की जमीन थी, हजारों एकड़ जमीन थी, उस जमीन को सरकार ने हड़प लिया था। ठीक है, वहां की केरल सरकार ने तब क्या किया कि केशवानंद भारती जो थे इन्होंने केरल हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी कि भाई ऐसे तो मान लीजिए कि जो सरकार है, संसद है, वो मान लीजिए कि किसी भी मौलिक अधिकार को संशोधित कर सकती है, क्योंकि संपत्ति का अधिकार भी तो उस टाइम पर था ना। तो देखिए, और एक्चुअली एक तरफ तो भूमि सुधार हो रहा था, दूसरी तरफ क्या हो रहा था कि सरकार जो है तो संपत्ति के अधिकार को कम करने के लिए बाद में उसको पूर्णतः समाप्त कर दिया संपत्ति के अधिकार को 1978 में। पहले संपत्ति के अधिकार को थोड़ा थोड़ा सीमित किया जा रहा था। तो जो सीमित किया जा रहा था तो उसके लिए 24वां, 25वां और 29वां संविधान संशोधन हुआ था। तो उसके विरोध में भी केशवानंद ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। ठीक है, तो हाई कोर्ट में क्या हुआ कि केरल हाई कोर्ट में केशवानंद भारती जो थे ये केस हार गए थे। केशवानंद भारती हाई कोर्ट में केस हार गए थे। तो इसके कारण क्या हुआ, ये फिर सुप्रीम कोर्ट गए। तो सुप्रीम कोर्ट में जो इनके केस को सॉल्व करने के लिए जो उस टाइम पर जजों की बेंच बनाई गई थी केशवानंद भारती मामले में। ठीक है, तो वो 13 जजों की बेंच बनाई गई थी। 13 जजों की बेंच बनाई गई थी। वो आज तक की सबसे बड़ी बेंच थी और इस केस के लिए 68 दिन तक सुनवाई चली थी। 68 दिन तक सुनवाई चली थी। 13 दिन। उस टाइम पर जो चीफ जस्टिस कौन थे सुप्रीम कोर्ट के? सीकरी उनका नाम था, उनका नाम था सीकरी करके। ठीक है, तो जस्टिस सीकरी जो थे वो चीफ जस्टिस थे और जो केशवानंद भारती के प्रमुख वकील थे उनका नाम था पालकीवाला, नाना पालकीवाला। तो नाना पालकीवाला इनको सलाह दे रहे थे। ठीक है, केशवानंद भारती तो एक्चुअली एक साधारण से मठ के मुखिया थी। ठीक है, तो इनकी जमीन भारत सरकार ने हड़प ली थी। तो उसके कारण क्या हुआ, इन्होंने सुप्रीम हाई कोर्ट में पहले याचिका दायर की। जब हाई कोर्ट में बात नहीं बनी तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ कि इनका केस सॉल्व करने के लिए 13 जजों की अब तक की सबसे बड़ी बेंच है ये। ठीक है, क्योंकि केरल हाई कोर्ट में जब केस इनका सॉल्व नहीं हुआ था तो यहाँ पर 11 जजों की बेंच थी, फिर 2 जज और बढ़ा दिए गए थे। ठीक है, तो 13 जजों की बेंच बनाई गई थी। 68 दिन तक लगभग सुनवाई चली थी और फिर एकदम लास्ट में 24 अप्रैल 1973 में जो जस्टिस सीकरी थे उन्होंने फैसला सुनाया था। तो उन्होंने इस पर फैसला क्या दिया था, इस फैसलों को गौर से सुन लीजिए।
तो जस्टिस सीकरी ने 24 अप्रैल 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाले मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन संसद मौलिक अधिकारों में कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती है जिसके संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर परिवर्तित हो जाए। यानी कि संसद किसी भी मौलिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त नहीं कर सकती है, वो आवश्यक संशोधन कर सकती है। जैसे कि मान लीजिए कि 1978 में जो आपका संपत्ति का अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया था। तो जो संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया था तो वो आवश्यक था भारत में विकास करने के लिए, रेल लाइनें बिछाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, ठीक है, अस्पताल बनाने के लिए, तो वो आवश्यक था, इसलिए संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया था। ठीक है, तो अब लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि संसद किसी और मौलिक अधिकार को भी समाप्त कर दे। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर का जो सिद्धांत है वो 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में दिया गया था। तो इसको आप लोग बिल्कुल ठीक तरह से याद रखिए, ये डेट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछा जा सकता है कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो डिसीजन था बेसिक स्ट्रक्चर वाला वो कब आया था, तो 24 अप्रैल 1973 को आया था। तो ये एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है और ये थोड़ा जटिल है, तो इसको समझना। अब बाद में हम लोग क्या करेंगे कि एक जितने भी प्रमुख वाद हैं, जितने भी प्रमुख केस हैं, उनको डिटेल के साथ में हम लोग पढ़ लेंगे, क्योंकि केशवानंद भारती जो वाला केस है, इसके पहले एक गोलकनाथ वाला 1967 में केस हुआ था, तो उसको भी हम लोग उसी में देखेंगे। यहाँ केवल मौलिक अधिकारों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ चुका है। देखिए इसकी चार कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, जो चौथी विशेषता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, अब इसके बाद हम लोग देख लेंगे कि मूलतः संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं। वो तो आपको पता ही होंगे, लेकिन फिर भी एक बार बताएंगे। देखिए, जो हमारे संविधान में मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार थे। संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार रहे हैं? 7 मौलिक अधिकार। ठीक है, देखिए कौन कौन से थे। पहला तो था समानता का अधिकार। समानता के अधिकार में कितने आर्टिकल आते हैं? 14 से लेकर 18 तक। दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें 19 से लेकर 22 आर्टिकल तक में बताया गया है। ठीक है, 18 के बाद 19 से यहां चालू है 22 तक। फिर तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध, यहां पर याद रखिए, कुछ लोग बोल देते हैं शोषण का अधिकार, नहीं, शोषण का अधिकार नहीं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसको है 23 से 24 तक। यहां पर देखिए 19 से 22 तक ये, फिर 22 के बाद सीधे 23 से चालू हो गए, 23 से 24 तक। ठीक है, फिर आता है चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये कौन से आर्टिकल में है? ये है 25 से लेकर 28 तक में। ठीक है, फिर पांचवा है आपका संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार ये है 29 से लेकर 30 तक में। ठीक है, 29 से 30 तक में। फिर आता है 31 में जो था संपत्ति का अधिकार। ये मूल रूप से बता रहे हैं क्योंकि वर्तमान में तो संपत्ति का अधिकार नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार 31 आर्टिकल में था। ठीक है, और 32 जो है उसमें है उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करती है, और उसी प्रकार से 226 आर्टिकल के तहत हाई कोर्ट भी 5 प्रकार के सेम रिट जारी करता है। तो इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे एकदम डिटेल के साथ में। ठीक है, अभी तो यहाँ तक आए भी नहीं है। ठीक है, तो ये है, लेकिन संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1978 में समाप्त कर दिया गया था, संपत्ति के अधिकार को। ठीक है, तो यहाँ पर संपत्ति का अधिकार समाप्त हो गया 1978 में, और इसको कहां पर रख दिया गया? यहां से उठा करके देखिए, संपत्ति के अधिकार को भाग 3 से उठा करके भाग 12 में रख दिया गया। कौन से भाग में? भाग 12 में। और अनुच्छेद कौन से में रख दिया गया? अनुच्छेद 31 से हटा करके अनुच्छेद 300 का, भाग 12 में 300 का अनुच्छेद है, इस अनुच्छेद में रख दिया गया। यानी कि जो संपत्ति का अधिकार था उसके मौलिक अधिकारों से तो हटा ही दिया गया। ठीक है, मौलिक अधिकारों से हटा ही दिया गया। और चूंकि मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन है, अभी हमने आपको बताया था जब विशेषता बता रहे थे, तो मौलिक अधिकारों का रक्षक है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट अब संपत्ति के अधिकार की रक्षा नहीं कर सकता है, क्योंकि ये तो मौलिक अधिकारों की श्रेणी में है ही नहीं, क्योंकि मौलिक अधिकार तो भाग 3 में है और इसको रख दिया गया है भाग 12 में। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो केवल भाग 3 का रक्षक है, भाग 12 का तो है नहीं है। तो इसलिए संपत्ति के अधिकार की अब सुप्रीम कोर्ट रक्षा नहीं करेगा। ये एक बिल्कुल लीगल अधिकार बन गया है, संवैधानिक अधिकार बन चुका है संपत्ति का अधिकार। ठीक है, अगर संपत्ति किसी की कोई हड़प रहा है संपत्ति, तो उसको साधारण रूप से उस पर एक केस किया जा सकता है। ठीक है,
और इस पर भी हम लोग डिटेल से बात करेंगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा कि संपत्ति का अधिकार क्या कहलाता है और इसको आखिर क्यों समाप्त किया गया। ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरह से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग दोस्तों इतना ही पढ़ेंगे। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आर्टिकल 12 जिसमें राज्य शब्द की परिभाषा है, आर्टिकल 13 जो कि संविधान की रक्षा करने के लिए बनाया गया आर्टिकल 13। तो इन दोनों आर्टिकल को पढ़ेंगे और उसके अलावा समानता के अधिकार को भी देखेंगे, संपत्ति का अधिकार क्या कहलाता है वो भी डिटेल के साथ में बात करेंगे। तो तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।